हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी आरओ की इस क्लास में आज देखते हैं हम टेस्ट नंबर 14 को 13 इससे पहले हो चुके हैं और सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये जो लेवल है बिल्कुल एग्जाम के लेवल का ही लेवल है, समझ लेना, एंड तक मेरे साथ करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। सभी जो पहले प्रैक्टिस सेट हुए हैं प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, करने की कोशिश करो मेरे साथ। कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं, यानी इन चारों में से कौन सा अधिकार है जो राज्यसभा को है। देखो पहला ऑप्शन है इसमें, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। क्या ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया है? बताओ, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, क्या ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया है? देखो इसके बारे में बताऊं कि जो राज्य होते हैं, राज्य हैं भारत में, तो उसके क्षेत्र में परिवर्तन और राज्य के नाम में परिवर्तन ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये संसद कर सकती है, ना कि राज्यसभा कर सकती है। तो इस वजह से ये पहला तो गलती होता है। आगे देखते हैं फिर सेकंड इसमें, कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। देखो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। देखो आर्टिकल 312 पढ़ा होगा आपने, तो उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में कहा गया है, और इसका जो अधिकार दिया गया है केवल राज्यसभा को दिया गया है, कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसका गठन केवल राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा किया जा सकता है। यानी और ये जो विधेयक यानी जो प्रस्ताव पारित होगा राज्यसभा से, ये उसके कुल सदस्य जो उपस्थित रहते हैं और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 इसमें समर्थन होना चाहिए, तभी ये संसद करेगी, ठीक है, इसका गठन। और आर्टिकल 249 भी कहता है कि राष्ट्रीय हित के लिए संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी राष्ट्रीय हित के लिए संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, और ये शक्ति संसद को कब मिलेगी? जब इसका समर्थन राज्यसभा से मिल जाएगा, वो भी 2/3 सदस्यों से, और ये राष्ट्र के हित में हो, यानी राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक हो जाए कि ये इस विधि पर राज्य सूची की विधि पर संसद के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये राज्यसभा की शक्ति है। आगे देखो फिर ऑप्शन और देख लो इसमें, कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन करना, ये सभी अधिकार संसद को हैं, ना कि राज्यसभा को। और संसद में जो है ओनली राज्यसभा शामिल नहीं होती है, उसके अलावा लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ये तीनों से संयुक्त रूप से संसद का निर्माण होता है। और ऑप्शन डी है इसमें, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारण करना, ये भी काम संसद का ही है। ठीक है, तो इसमें ये जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना और सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना, ये सभी काम राज्यसभा के हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये संसद के हैं। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 2 है इसमें, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो अभी मैंने बताया था कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों होते हैं, ना कि केवल राज्यसभा और लोकसभा। तो तीसरा तो बिल्कुल गलत हो जाता है इसका। और इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट को देखो, कि इसमें कहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपको पता होगा कि राज्यसभा जो होती है वो 250 सदस्यों से मिलकर के बनी होती है, और इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, आपको पता होगा। और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 जो कहता है इसके अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा हैं उससे मिलकर के बनी होगी। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, याद रखना। ये पहला भी इसमें गलत है। और ये जो दूसरा दिया हुआ है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये भी गलत है इसमें, कि जो निर्वाचनों से संबंधित झगड़े होते हैं वो सभी निर्णय न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा?
न्यायालय के द्वारा। और आपको ये भी पता होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ विवाद होता है उसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों ही गलत हैं। और ये पूछा है कौन सा सही है इसमें से, तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी सही है इसका। आगे देखते हैं अब, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य पूछा है इसमें। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो इसका ये जो पहला ऑप्शन है यही सही है कि सार्वजनिक महत्व के जो निश्चित यानी आवश्यक मुद्दे होते हैं उन पर बहस करने के लिए इसको लाया जाता है। आपको बता दूं कि ये जो स्थगन प्रस्ताव होता है ये एक असाधारण प्रक्रिया होती है, और जब इसको स्वीकार कर लिया जाता है यानी ऐसे समझ सकते हो कि इसे स्वीकार करने के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मामला निश्चित स्वरूप का होना चाहिए, यानी इस प्रस्ताव को लाने के लिए मामला जो है निश्चित स्वरूप का होना चाहिए, उसका आधार तथ्यात्मक होना चाहिए, मामला अविलंबनीय होना चाहिए और वह लोक महत्व का होना चाहिए। अगर इन चारों में से किसी का भी हो तो इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है ये, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसके अलावा और भी जो प्रस्ताव हैं संसद में लाए जाते हैं आपने सुने होंगे कि जैसे एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण विषय के लिए एक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है उसको लाया जाता है, किसी सांसद के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक काम रोको प्रस्ताव भी होता है जिसमें महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए संसद की कार्यवाही को रोक दिया जाता है। एक विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है जो लाया जाता है, यानी ऐसे समझ सकते हो इसको जो अधिकार होता है इसको मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है, और संसद में अगर कोई कुछ गलत सूचना छुपाता है तो उससे संबंधित इसमें यानी चर्चा की जाती है उसके बारे में। इसके अलावा एक निंदा प्रस्ताव भी आता है जिसमें सरकार की नीतियों का विरोध किया जाता है, ऐसे समझ सकते हो, यानी विपक्षी दल के द्वारा इस निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है। और ये अगर निंदा प्रस्ताव संसद में पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है, ये भी सुना होगा आपने। इसके अलावा एक कटौती प्रस्ताव भी होता है, इसे भी लाया जाता है। अगर ये भी पास हो जाता है, इसके कटौती प्रस्ताव को पास होने के बाद भी संसद में उसको सरकार को इस्तीफा देना होता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव भी होता है, अगर ये भी पास हो जाता है तो भी सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो याद रखना ये जो प्रस्ताव हैं संसद में लाए जाते हैं। आगे देखो, अब लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के विषय में, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है क्या। और दूसरा है इसमें, यह आवश्यक नहीं कि उसने अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, यानी जब यह लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वो लोकसभा का अध्यक्ष हो यानी सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदस्य का सदस्य हो जाना चाहिए क्या। और तीसरा है उसके बारे में, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है क्या। बताओ इसमें से लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन कौन से सही हैं, यही पूछा है इसमें तीनों स्टेटमेंटों में, बताओ। चलो इसे करने की कोशिश करते हैं कि देखो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये बिल्कुल गलत है इसका। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 93 को आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि वह कहता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यानी यथाशीघ्र बैठक के तुरंत बाद अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष आपस में जो वो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। और इनका जो कार्यकाल होता है जीवन पर्यंत, यानी जब तक ये सदन चलता है, ऐसे समझ सकते हो, जो चुना जाता है चुनने के बाद जो ये सदन चलता है उसके जीवन पर्यंत यानी एंड तक, जब तक समाप्त होता है तब तक इनका कार्यकाल होता है, ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन इन्हें बीच में भी हटाया जा सकता है, उसके भी अलग अलग नियम हैं। जैसे इन्हें हटाने के लिए जो सदस्य होते हैं उसी के उनके सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है इन्हें। और इनको हटाने के प्रमुख जो तरीके हैं वो बता देता हूँ आपको कि उसके सदन का सदस्य ना रहने पर, यानी ये लोकसभा का सदस्य ना रहे तो भी हटाया जा सकता है इन्हें, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को। और यदि यह तो उपाध्यक्ष को संबोधित करने कैसे समझ सकते हो इसे बताता हूँ।
यानी जो ये अध्यक्ष है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उसको संबोधित करके दे देता है, क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष को, अपनी मर्जी से। और लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा बहुमत से संकल्प पारित करके भी इन्हें हटाया जा सकता है, जिसका प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 94 में। यानी सदस्यों के द्वारा हटाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 94 में दिया हुआ है। और 93 में ये पहली बैठक से उसके पर्यंत यानी सदन के जीवन पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। ठीक है। और इसमें सेकंड में देखो, सेकंड में जो क्या दिया हुआ है कि ये 6 वर्ष तक सदस्य हो जाना चाहिए, और पहले सदन या आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो। ये आवश्यक है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कि वो अगर वो चुने जाएंगे तो वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। ये 100% आवश्यक है, याद रखना। तो ये दूसरा भी गलत है, और ये एक दूसरे को ही अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है। ये इसमें तीसरा सही है, तो कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहें तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को। ठीक है। तो इसमें कौन सा ठीक है? तीसरा, केवल 3। देखो, निम्नलिखित में कौन से कथन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? कौन से कथन दिए हुए हैं जो न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? पहला, इसमें भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, एक साइड में भारत सरकार और एक साइड में एक राज्य या एक से अधिक। दूसरा, इसमें संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा, इसमें भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और चौथा, इसमें 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो इसमें से कौन से अधिकार हैं जो उच्चतम न्यायालय के जो आरंभिक अधिकारिता है उसमें आते हैं? तो देखो, इसका जो पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद, ये उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आता है, पहला सही है। लेकिन ये जो दूसरा है ये गलत है। इसमें संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर ये सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है। और तीसरा है, इसमें भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी नहीं आता है इसमें। और ये जो चौथा दिया हुआ है, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में। तो इस वजह से देख लो 1 और 4 सही है इसका। कौन सा? 1 और 4, ऑप्शन सी। आगे देखो, गंगा की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। ठीक है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है फिर गंगा की? गंगा की सबसे बड़ी या सहायक नदी जो है वो यमुना है। कौन सी? यमुना। और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है। ठीक है, याद रखना। और जो यमुना है वो सहारनपुर से प्रवेश करती है और प्रयागराज में या गंगा में जाकर के मिल जाती है। आगे देखो, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखो, पहले तो जो था वो चेरापूंजी था। ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो यह है मासिन राम। ये दोनों ही मेघालय में पड़ते हैं, और भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में। ठीक है। तो मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी। देखो, ऑप्शन सी में देखो, मुख्यमंत्री का तो संघ राज्य क्षेत्रों से कोई संबंध ही नहीं होता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और जब ये गलत हो गया तो उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा। अब देखना है इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, ये बताना है अब इसमें आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ऑप्शन बी सही है इसका। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जनप्रतिनिधि संसद एवं विधानसभा के वेतनभोगी होने के बावजूद अदालतों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि संसद एवं विधानसभा के वेतनभोगी होने के बावजूद अदालतों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम
49 सांसदों एवं विधायकों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका वेतन एवं भत्ता जो है अस्थायी होता है। देखो, जनप्रतिनिधि संसद एवं विधानसभा के वेतन भोगी होते हैं, उसके बावजूद भी वो अदालतों में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये ठीक है इसका। और बी है इसमें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम 49 सांसदों एवं विधायकों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका वेतन एवं भत्ता अस्थायी होता है, तो ये भी ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों ठीक हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? निम्नलिखित में से कौन सी बातें हैं जो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? देखो, ये अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है वो करो इसमें मेरे साथ। पहला है इसमें, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, यानी इसमें पूछा है कि कौन सी बातें हैं जो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगे। भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारक, और 3 है इसमें विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, और 4 है इसमें पोर्टफोलियो निवेश। तो इसमें से चारों में से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी कौन सी बातें हैं? देखो इसमें से कौन कौन सी सही हैं। देखो, पहला है इसमें, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, ये सही बात है। भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारक, ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होती हैं, तो ये भी ठीक है। भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारक, दोनों सही हैं अभी तो। और तीसरा है इसमें, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, तो ये भी ठीक है। तो इसके अभी ये तीनों ठीक हैं। चौथा देखो इससे करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि विदेशी निवेश जो होता है इसको 2 भागों में बांटते हैं हम। इसमें पहले भाग में तो हम रखते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई को, और दूसरे भाग में रखते हैं हम पोर्टफोलियो निवेश को यानी पीएफआई को। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से आशय क्या होता है ये बता दूं आपको कि इसमें विदेशी कंपनियों द्वारा भौतिक पूंजी संपत्तियों, मसलन प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन आदि में निवेश से है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं विदेशी कंपनी घरेलू देश में नई कंपनी विकसित करती है या अपनी सहायक कंपनी को खोलती है। और जबकि ये पोर्टफोलियो जो निवेश होता है इसके अंतर्गत निवेशकों द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋण पत्र, ब्रांड आदि का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग दोनों भाग हैं। यानी विदेशी निवेश में हम पहले तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अलग करते हैं और एक पोर्टफोलियो निवेश यानी जो विदेशी निवेश होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और दूसरा पोर्टफोलियो निवेश यानी एफडीआई और पीएफआई। तो इस वजह से ये पोर्टफोलियो निवेश जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में न आकर के इसका अलग है इससे, ठीक है। तो याद रखना इसका ऑप्शन जो ये 4 दिया हुआ है स्टेटमेंट 4 ये गलत हो जाता है। तो 1 2 3 इसके सही हैं, देख लो 1 2 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 2 3। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अब देखो इसके बारे में मुद्रा के बारे में विचार करना है कि किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहला इसमें विश्व बैंक निर्धारित करता है, यानी क्या मुद्रा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य जो है विश्व बैंक निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का जो मूल्य विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या। और दूसरा है इसमें संबंधित देश द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है क्या मुद्रा का मूल्य। यानी दूसरे में संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है उसके अनुसार मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। और तीसरा इसमें संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है क्या, और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। यानी किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य किस तरह से निर्धारित होता है ये देखना है। इसमें देखो करने की कोशिश करो कि जो पहला स्टेटमेंट है इसमें जो किसी यानी मुद्रा का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य जो निर्धारित होता है वो विश्व बैंक निर्धारित करता है, ये ठीक है। और संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है ये भी इसका निर्धारण का तरीका हो सकता है।
और संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है, ये भी इससे संबंधित है, इसके ऊपर भी इसका निर्धारण डिपेंड करता है। और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से भी मूल्य जो वस्तु है, यानी किसी वस्तु नहीं, मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य इन सभी से निर्धारित होता है। ठीक है, इन सभी के ऊपर वो है, क्या बोलते हैं, इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। आगे देखो, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में, पहला इसमें प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। और दूसरा इसमें श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा है इसमें श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसमें देखो कौन सा सही है कि प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो श्रेणी थी उसके संगठन के संदर्भ में, श्रेणी के संदर्भ में इसमें से सही बताना है आपको, करने की कोशिश करो कौन सा सही होगा इसमें। देखो, पहला है इसमें कि श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता था। तो इसका ये गलत है, राजा इसका प्रमुख नहीं होता था। ठीक है, दूसरा है इसमें श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये ठीक है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 सही हैं इसके, ऑप्शन सी सही है इसका, 2 और 3। आगे देखो, विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? विश्व बैंक से ऋण के रूप में, यानी विश्व बैंक से सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन यानी इनोवेशन परियोजना चलाई जा रही है। और इसके कितने घटक हैं ये पूछा है, कितने घटक हैं इसके बताना है आपको। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसके कुल 4 घटक हैं। कितने? 4 घटक हैं इसके बारे में बताऊं आपको कि विश्व बैंक के सहयोग से ये ICAR द्वारा ये संचालित है। और ये संचालित जो ICAR द्वारा जो ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है ये परियोजना अभिनव राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। और इसका शुभारंभ भी किया गया था, आपको बता दूं कब किया गया था, 26 जुलाई 2006 को, 26 जुलाई 2006 को किया गया था। और इसके 4 घटक हैं, जैसे उभरती हुई कृषि नवोन्मेष व्यवस्था में एक उत्प्रेरक के रूप में ICAR की भूमिका को सुदृढ़ करना, दूसरा उपभोक्ता प्रणाली के लिए कृषि उत्पादन में शोध और कृषि विज्ञान में बुनियादी एवं सामरिक शोध, और चौथा है सतत ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर शोध। तो इसके 4 घटक हैं। भुगतान संतुलन में निहित होता है, क्या निहित होता है भुगतान संतुलन में? हम क्या क्या शामिल करते हैं? क्या दृश्य व्यापार होता है, अदृश्य व्यापार होता है, ऋण होता है, या ये सभी होते हैं? भुगतान संतुलन के बारे में बताना है आपको, बताओ। तो देखो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन डी सही है इसका। दृश्य व्यापार भी शामिल होता है, अदृश्य व्यापार भी शामिल होता है और ऋण भी शामिल होता है भुगतान संतुलन में। देखो इसके बारे में बताऊं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, या शॉर्ट में बोल सकते हो BOP। इसमें हम दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, इन तीनों को सम्मिलित करते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से। और दृश्य व्यापार के अंतर्गत भी बता दूं आपको कि दृश्य व्यापार के अंतर्गत आयात निर्यात किया जाता है, तथा जो अदृश्य व्यापार होता है उसके अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। यानी दृश्य व्यापार में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है और अदृश्य व्यापार में सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, ठीक है। और देखो इन दोनों यानी दृश्य और अदृश्य का जो लेन देन होता है
ये बीओपी के चालू खाते को प्रदर्शित करता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके चालू खाते को। और जबकि बीओपी का पूंजी खाता वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। देखो मेरी इन बातों को अच्छे से देख लेना रिवाइज करके और इन्हें नोट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको कि ये जो दोनों होते हैं दृश्य और अदृश्य, और इनका जो लेन देन होता है बीओपी के चालू खाते को प्रदर्शित करता है। किसको? चालू खाते को। और जबकि बीओपी का जो पूंजी खाता होता है, पूंजी खाता किसको प्रदर्शित करता है? वो वैश्विक निवेश एवं ऋण लेने के, यानी ऋण के लेन देन को, वैश्विक निवेश और ऋण लेन देन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। दृश्य व्यापार के अंतर्गत हम वस्तुओं को शामिल करते हैं, यानी दृश्य व्यापार में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है और अदृश्य में सेवाओं का। ठीक है, तो ये पॉइंट है, याद रखना। आगे देखो, अब पैकेजिंग यानी संवेष्टन की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि अब इसमें से क्या सही हो सकता है? पैकेजिंग संवेष्टन की महत्ता बढ़ने का कारण बताना है आपको कि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है और यह उत्पादों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तो पैकेजिंग जो होती है, पैकेजिंग की महत्ता बढ़ती जा रही है दिन रोज। तो क्या कारण हो सकते हैं उसकी महत्ता को बढ़ने के? बताओ। तो देखो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही है। ये सभी कारण हो सकते हैं कि यानी पैकेजिंग की महत्ता को बढ़ने के, यदि देखो अच्छी पैकिंग होगी तो उत्पाद को सुरक्षा भी प्रदान होगी, वो आकर्षक भी लगेगी और उत्पादों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। तो इसके ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी। बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। आरबीआई पब्लिक को उधार देती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है और भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। बताओ, बैंक दर के बारे में बताना है आपको। तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। बैंक दर के तहत जो आरबीआई है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। और देखो पब्लिक का तो आरबीआई से कोई संबंध ही नहीं होता है, यानी पब्लिक का तो कोई संबंध नहीं होता है। जो लेन देन होता है वो बैंक आरबीआई में वाणिज्यिक बैंकों का होता है। जैसे रिवर्स रेपो रेट ये सभी भी पढ़ी होंगी आपने, बैंक रेट भी पढ़ी होगी। ठीक है। और आरबीआई पब्लिक को उधार देती है। तो पहले तो ये बिल्कुल बेहुदा हैं, दो तो काट ही दो। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है, तो बैंक दर का इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। और बैंक दर जो दी जाती है वाणिज्यिक बैंकों को उधार जो दिया जाता है उस पर लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, इसका सही जवाब है। और वर्तमान में देखा जाए तो तकरीबन ये 8.5 के करीब है बैंक दर जो है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखो, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना जीएनपी की गणना में क्या शामिल किया जाता है? चलो इससे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो जो क्या बोलते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी बता दूं कि रेपो रेट जो होती है वो जैसे आरबीआई से जो वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं उस पर जो दर लगती है वो रेपो रेट कहलाती है। और आरबीआई में जो वाणिज्यिक बैंक अपनी पूंजी यानी धन को जमा करते हैं तो उस पर जो आरबीआई उन्हें ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट सदैव अधिक होती है रिवर्स रेपो रेट से। आगे देखो, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना की जाती है और इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता है? क्या सकल घरेलू निजी निवेश को शामिल नहीं किया जाता है, निवल विदेशी निवेश को, मूल्यह्रास को या निजी उपभोग व्यय को? बताओ किसको जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है जब व्यय विधि से उसकी गणना की जाती है? तो देखो इसमें ऑप्शन सी सही है, इसका मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है जब जीएनपी की गणना व्यय विधि से की जाती है। आपको पता होगा कि व्यय विधि के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी गणना में सकल घरेलू यानी निजी निवेश, सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश और निजी उपभोग व्यय, इसके अलावा सरकार द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीदारी पर व्यय तथा शुद्ध निर्यात को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार जो है किसका अंग है ये पूछा है। क्या विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है,
संयुक्त राष्ट्र संघ का, एक विदेशी व्यापार संगठन का, या गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन जो है किसका अंग है, ये पूछा है, बताओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन जो है, ओ सॉरी ऑप्शन डी, एक सेकंड, विश्व व्यापार संगठन जो है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, ठीक है। गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है गेट की, मुझे याद नहीं आ रही है, आप देख लेना गेट की स्थापना कब हुई थी, लेकिन इसमें बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन या गेट ही कह सकते हो, समझ में आ रही है, बताता हूँ अभी। हाँ, गेट की स्थापना की गई थी आपकी 1948 को, कब, 1948 को जिनेवा में, ठीक है, याद कर लेना। और देखो इसके बारे में बताऊं कि विश्व व्यापार संगठन जो है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और आपको पता होगा कि 12 दिसंबर 1995 को गेट जो है इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था, 12 जनवरी 1995 उसको 12 दिसंबर 1995 को, और 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान ले लिया था विश्व व्यापार संगठन ने। WTO के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी 1995 में की गई थी, याद रखना। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, यानी WTO का, तो इसका जिनेवा में है। कहाँ पर, जिनेवा में। WHO का भी है जिनेवा में और WTO का भी है, याद रखना। और 2003 में फिर इसमें सदस्य जो देश थे उनकी संख्या कितनी हो गई, 140। 2003 में इसके जो सदस्य देश थे वो कितने थे, 140। भारत भी इसका सदस्य है, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है। भारत जैसा विकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है और इसको अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह कौन सी है, कर आय, गैर कर आय, ऋण या अनुदान। तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका सही जवाब होगा कर आय को बढ़ाना होगा, ठीक है। किसको, कर आय को बढ़ाना होगा भारत को गतिहीनता एवं मुद्रास्फीति दोनों से बचाव के लिए अपनी कर आय को बढ़ाना होगा। ऑप्शन ए सही है। आगे देखो, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह थी, कब अपनाई गई थी भारत में उदार औद्योगिक नीति को, कब अपनाया गया था। तो ये अपनाई गई थी 24 जुलाई 1991 को। कब, ऑप्शन डी सही है, 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई थी। और इस औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था, याद रखना। अब देखो आगे देखते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। मौद्रिक नीति का तो आपको पता होगा, मौद्रिक नीति का जो निर्माण किया जाता है RBI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, RBI के। अच्छे से समझ लेना कि मौद्रिक नीति का जो निर्धारण या निर्माण होता है वो RBI के द्वारा होता है और ये एक वर्ष में 2 बार घोषित की जाती है। कितने, 2 बार। और मौद्रिक नीति के निर्माण का जो उद्देश्य है वो भी बता दूं कि अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है इसका प्रमुख उद्देश्य। अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना ही इस मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है, याद रखना। और इसे रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत विषय के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है वार्षिक नीतिगत विषय। किसको कहा जाता है, मौद्रिक नीति को। इसके अलावा और भी बता दूं कि वित्त मंत्रालय के द्वारा सरकार की राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। तो याद रखना, सरकार की राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा तय की जाती है। सरकार की राजकोषीय नीति ये वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है, जबकि RBI के द्वारा की जाती है मौद्रिक नीति, ठीक है। तो समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन कौन से सम्मिलित हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में
इसको ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित किया गया है, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा, और इसमें यूएनडीपी का समर्थन है। और इसमें पूछा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन कौन से सम्मिलित हैं। क्या इसमें पारिवारिक, एक सेकंड, क्या इसमें पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति की समानता है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर बजट खाते की मात्रा और जीडीपी की विकास दर है? तो बताओ इसमें जो ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है इसके बारे में क्या सही है, इसमें किस तरह से मापन किया जाता है इसका? क्या इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन है? राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति समता है इसमें? या राष्ट्रीय स्तर पर बजट खाते की मात्रा और जीडीपी की विकास दर है? तो देखो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यानी केवल एक ये सही है, और इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है केवल ये सही है। क्योंकि देखो जैसे 1990 में इस बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की अवधारणा को सामने लाया गया था। आपको बता दूं कब लाया गया था बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की अवधारणा को? 1990 में। कब? 1990 में लाया गया था। इसको याद कर लेना इसके बारे में। और यह गरीबी की माप का व्यापक एक दृष्टिकोण है। गरीबी की माप की जाती है इसके द्वारा, यानी मापन का ये दृष्टिकोण है। माप इसी के माध्यम से की जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह गरीबी को केवल आय वंचन के रूप में ही नहीं लेता है। इसके अलावा यह बहुआयामी वंचन, खराब स्वास्थ्य, इसके अलावा अल्प शिक्षा, इसके अलावा कौशल, कुपोषण और जीवन निर्वाह, इसके अलावा खराब आवासीय व्यवस्था, इसके अलावा सामाजिक अपवर्जन के रूप में भी लेता है। तो ठीक है, ये इसका पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन, ये सही है इसका। आगे देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखो जो इसे शॉर्ट में जानते हैं हम आशा नाम से, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में आशा का मतलब है प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको शॉर्ट में कह देते हो आशा। इसके बारे में बताया है आपके सामने, कौन सा सही है इसके बारे में ये देखो। क्या यह स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना है इसका कार्य? और दूसरा है इसमें गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना है। तीसरा है इसमें पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना है। और चौथा है इसमें बच्चे का प्रसव करना है क्या? बताओ क्या सही होगा। देखो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, अगर देखो इजी क्वेश्चन लाऊंगा तो उनको करने में आपको मतलब खुशी मिलेगी और आपका जो माइंड है वो सुकून सा महसूस करेगा। जो अच्छे लेवल के यानी कठिन क्वेश्चन आते हैं तो उससे बोरिंग सी महसूस होती है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जो ये बोरिंग महसूस होती है ना जिस क्वेश्चन में, वही आपको एग्जाम में अलग कर देता है। तो अगर आप बोरिंग वाले क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तो इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे अपने आप। तो इन्हें देखो कि आशा के बारे में है, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ले जाना इसका प्रमुख कार्य है क्या? तो याद रखना इसका ये जो पहला है, पहला बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्त्रियों को जब प्रसव पूर्व देखभाल की जांच की जो आवश्यकता होती है ये स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक साथ ले जाते हैं। और दूसरा इसमें गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, ये भी इसका कार्य है। ठीक है, किट भी इसके तहत प्रयोग में की जाती हैं। इसके अलावा पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये भी है इसका कार्य। और बच्चे का प्रसव कराना, बच्चे का कैसे प्रसव कराएंगे? तो याद रखना आशा वर्करों का ये बच्चे का प्रसव कराना ये कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों कार्य हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और देख लो इसमें, ऑप्शन ए 1 2 3। आगे देखो, निम्नलिखित में से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। इसमें से मूलतः समावेशी शासन का अंग कौन कौन सा है या किसको कहा जा सकता है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। दूसरा इसमें सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। और तीसरा इसमें जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। चौथा इसमें दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। तो इन चारों में से समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं, कौन सा कहा जा सकता है समावेशी शासन का अंग? बताओ
तो देखो ये जो समावेशी शासन के हैं ये सभी कहे जा सकते हैं, क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, क्योंकि गैर बैंकिंग को अगर बैंकिंग कर दोगे तो सभी को इसका फायदा होगा और ये समावेशी शासन का अंग बन जाएगा। और दूसरा है इसमें सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, ये भी हो जाएगा। और तीसरा जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी है। दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण, तो इस वजह से ये चारों सही हो जाते हैं, समावेशी शासन के अंग हो सकते हैं ये चारों। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार होता है। यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। और तीसरा है इसमें उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो बताओ उपभोक्ता के बारे में इन तीनों में से कौन सा सही है? उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उसके बारे में बताना है आपको, कौन सा सही है बताओ। उपभोक्ता के बारे में कौन सा सही हो सकता है बताओ? केवल 1, 2, 3, 1, 3 या सभी? देखो पहला देखो, उपभोक्ता को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है इसमें कि उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए उसको कोई फीस नहीं देनी होती। देखो इसमें दो वो हैं, क्या बोलते हैं, 2 क्राइटेरिया हैं इसके, कि जैसे समझ सकते हो कि किसी भी उपभोक्ता को अगर उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करानी है तो वैसे तो उसको कोई फीस नहीं देनी होती है, लेकिन जब उसे वह केस के रूप में पंजीकृत करवाता है, यानी केस के रूप में, तो उसे कुछ शुल्क देना होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सेकंड गलत हो जाता है। वह केवल शिकायत या मुकदमा पंजीकृत करा सकता है, परंतु उपभोक्ता जो है अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन कर अब यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत करते समय भी उपभोक्ता को फीस देनी होगी। तो इस वजह से ये दोनों गलत, दूसरा जो है ये गलत हो जाता है। और तीसरा है इसमें उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकती है, तो ये ठीक है। तो 1 और 3 इसके सही हो जाते हैं, दूसरा जो है वो गलत है, और ऑप्शन इसका सी है, 1 और 3 ये सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी, कर्मा मथुरा, आला महोबा और कजरी जो है मिर्ज़ापुर, ये कहाँ से संबंधित हैं बताओ? ये लोक नृत्य हैं सभी, और ये बताना है आपको कि कहाँ से संबंधित नहीं है, इसमें एक छांटना है आपको। देखो देवा जो होता है ये लोक नृत्य कहाँ होता है? देवा ये बाराबंकी में होता है, बिल्कुल ठीक है। आला कहाँ होता है? आला होता है महोबा में। और ये कजरी कहाँ होता है? कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है। लेकिन ये जो कर्मा है, कर्मा कहाँ होता है? कर्मा मथुरा में नहीं होता है, ये होता है सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र व मिर्ज़ापुर के खरवार आदिवासी हैं, इनके द्वारा किया जाता है ये कर्मा वो जो क्या बोलते हैं, सोनभद्र का पड़ोसी है जिला मिर्ज़ापुर, और सबसे दक्षिणी जिला भी है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, और 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। ठीक है, और यहाँ पर ही एक जनजाति है खरवार, वो जो आदिवासी हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है कर्मा लोक नृत्य। ठीक है, मथुरा में नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। और यह जनजाति नैनीताल से लेकर के टनकपुर तक फैली हुई है। कहाँ से? नैनीताल से, उत्तराखंड से लेकर के टनकपुर तक फैली हुई है, और यह नैनीताल उत्तराखंड का है। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले हैं अधिकतर वहाँ पर पाई जाती है, जैसे लखीमपुर खीरी है, गोंडा है, बहराइच है, गोरखपुर है, इसके अलावा पीलीभीत भी है, ये यहाँ पर पाई जाती है।
और थारू जनजाति के बारे में बता दूं कि थारू जनजाति का जो जीवन होता है वो खेती और पशुपालन पर आधारित है। और थारू जनजाति इसके जो थारू जो हैं किरात के वंशज हैं, किरात, और कई जातियां तथा उपजातियों में विभाजित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। और चारों के नाम बता दूं आपको। एक तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जो वाराणसी में स्थित है, उसकी स्थापना 1916 में की गई थी। उसके अलावा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। एएमयू की स्थापना 1921 में और वाराणसी में की गई थी। काशी विश्वविद्यालय की 1916 में। और एक और है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है और 1989 में इसकी स्थापना की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। और इतना बता दूं कि ये सबसे पुराना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है और इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1887 को। कब? 1887 को। आगे देखो, चलो अब करते हैं कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से क्या सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हथकरघा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही हथकरघा उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, आपको समझना है इस बात को। और हथकरघा उद्योग के जो अंतर्गत हम शामिल करते हैं सूती कपड़ा को शामिल करते हैं। उसके अलावा हाथ से बनी रेशमी कपड़ों को भी शामिल करते हैं। छींट एवं लिहाफों की छपाई, कालीन एवं दरियाँ जो बनाते हैं जैसे गांव में देखी होंगे, उन्हीं कपड़ों को भी, कंबल आदि सभी को शामिल करते हैं। और हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्रों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें मेरठ है आपका, देवबंद है, धामपुर है और आपका ऐसी बाराबंकी है, इटावा भी है, अमरोहा, ये सभी प्रमुख क्षेत्र हैं। और प्रदेश के लगभग 15 लाख बुनकर जो हैं हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं और अपनी जीविकापार्जन करते हैं इसी से। तकरीबन 15 लाख बुनकर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में 3 हथकरघा डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो लखीमपुर नहीं, काशीपुर है और आपका एक है कानपुर और एक गोरखपुर, इन 3 जगह पर हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ है? दोनों से संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी और जैनियों से भी। इसमें बताओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशाम्बी जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है और दोनों की तीर्थ स्थली रही है, ये आपको बता दूं। और ये इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक ग्राम से की गई है। कौशाम्बी की पहचान के बारे में बता दूं कि इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक ग्राम है, वहाँ से की गई है। और यह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप में। आगे देखो, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 11 शल्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 शल्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 शल्य जलवायु क्षेत्रों में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो है 9 शल्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो 9 शल्य विभाजित क्षेत्र हैं उनके भी नाम बता दूं शॉर्ट में कि एक है भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और चौथा है आपका दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र और पांचवा हो जाता है केंद्रीय मैदानी क्षेत्र और छठवां है बुंदेलखंड का क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र है सातवां और आठवां हो जाता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, नौवां है फिर उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को 9 शल्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आगे देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो 2011 की जनगणना की गई थी उसके संदर्भ में विचार करना है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,91,93,422 है क्या?
तो देखो ये पहला सिंपल है स्टेटमेंट, आपने जनसंख्या की पढ़ी होगी, 10 11 12 साल हो गए तब से आप इसी को पढ़ते आ रहे हो। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग यही थी, 1,21,91,422। इतना भी कर सकते हो, 121 करोड़ कर दो तो उतने से भी समझ जाओगे। तो पहला तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी देखा जाए तो भारत ने इसके अधिकार की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्होंने भारत को विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश घोषित कर दिया है, जिसमें तकरीबन भारत की जनसंख्या बताई गई है 35-36 लाख, चीन से अधिक बताई जा रही है। देखो आगे क्या होता है। और तीसरा है इसमें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ है तथा स्त्रियों की 58.64 करोड़। तो ये भी दोनों सही हो जाते हैं। परसेंट में भी अलग अलग देखा जाता है। परसेंट में देखा जाए तो तकरीबन 47 पॉइंट कुछ, तो 47.2 के करीब तो हो जाती है आपकी उसकी महिलाओं की, और 52.7 के करीब हो जाती है पुरुषों की। तो इस वजह से भी समझ सकते हो। तो तीसरा भी सही है। चौथा है इसमें, भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 933 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है क्या? बताओ, इसका आप जवाब बताना है उसे। इसका ये सिंपल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये गलत है इसमें तो, पर आपको भारत में लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार कितना है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 9 से 12 तो उत्तर प्रदेश का है, और भारत का आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो देखो ये चौथा तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किसे साक्षर माना गया है? उक्त संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साक्षर किसे किसे माना गया है? साक्षर, क्या भारत में वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है वो नागरिक साक्षर माने जाएंगे? वे नागरिक जो किसी भी भाषा को पढ़ सकें, और भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक हो तथा वह किसी भी भाषा में लिख या पढ़ सकें। भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो और वह किसी भी भाषा में लिख पढ़ सकें। देखो ओनली इसका पहला स्टेटमेंट है, वो सभी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, केवल उसी को नहीं माना जाएगा। वो किसी भी भाषा में पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, पढ़ लिख भी सके, वो भी माना जाएगा। तो ठीक है, ये तो आधा है, आधा सही है लेकिन पूरा नहीं है। और वे नागरिक जो किसी भाषा को पढ़ सकें, ये भी आधा है, तो ये भी गलत हो जाता है। और इसमें 5 वर्ष दिया हुआ है, 5 वर्ष भी गलत हो जाता है, क्योंकि कम से कम आयु होनी चाहिए 7 वर्ष। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत का वह यानी भारत के वे सभी नागरिक जिनकी उम्र कम से कम 7 वर्ष हो या 7 से अधिक हो तथा वह किसी भी भाषा में लिख या पढ़ सके, तो उसको साक्षर माना जाता है भारत में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केवल 4। कौन सा? ऑप्शन डी, केवल 4। ऑप्शन डी, केवल 4। अब देखो आगे क्वेश्चन है, आपको देखना है, एक कथन है और एक कारण है। पहला कथन है इसमें कि स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। ये कथन है कि स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं क्या? और भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षाकृत अधिक है। तो देखो कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही नहीं है, क्या कारण सही है या कथन सही है या दोनों सही है, और व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये बताना है आपको। देखो तो चलो इसे करते हैं कि स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है भारत में, बिल्कुल ठीक है। और आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर से अपेक्षाकृत कम है। देखो समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है भारत में। देखो भारत में स्त्रियों की संख्या भारत में कम है, लड़कों की अधिक है, लेकिन इसमें यह भी दिया हुआ है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रतिवर्ष अधिक जन्म लेती हैं, ठीक है। जन्म दर तो लड़कियों की अधिक है और संख्या कम है, तो संख्या जन्म दर अधिक होने के बावजूद भी संख्या कम है, तो उसमें मृत्यु दर अधिक होगी, लड़कियों की अधिक होगी ना, होगी। तो इसमें दूसरे में दिया हुआ है कि लड़कों की मृत्यु दर कम है, तो ये तो गलत हो जाता है। लड़कियों की मृत्यु दर जो है वो अधिक है, नहीं, लड़कों की मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये गलत है। इसमें अधिक तो लड़कियों की है और लड़कों की कम है।
ठीक है, तो इस वजह से इसका पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन सी। देखो अब इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान ही करना है आपको, कि एक साइड में गोवा है, साक्षरता दर के हिसाब से देखना है कि आपको पता होगा सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की किसकी है भारत में, साक्षरता दर सबसे अधिक भारत में किस राज्य की है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में किसकी है, और आपको इसमें मिलान भी करना है। तो देखो आपने पढ़ा होगा सबसे अधिक जो साक्षरता दर है भारत में वो किसकी है, वो केरल की है। तो केरल का क्या हो जाएगा, केरल का हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें किस में है सबसे अधिक, सबसे अधिक है 1, बी का हो जाएगा 1, ठीक है, 93.91% है उसकी साक्षरता दर केरल की। और उसके बाद किसकी है, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, दूसरे पर आ जाएगा गोवा, गोवा की कितनी है फिर, नहीं गोवा से अधिक किसकी है, गोवा से अधिक तो इस ऑप्शन में त्रिपुरा की है, त्रिपुरा के हिसाब से देखा जाए तो त्रिपुरा की कितनी आएगी, त्रिपुरा का मिलान कर दो, इसमें दूसरे स्थान पर है 87.75, तो त्रिपुरा का 4 हो जाएगा। और केरल गोवा की फिर देख लो, गोवा की भी काफ़ी है, गोवा की कितनी है, गोवा की हो जाएगी आपकी 87.40, त्रिपुरा से कम है, गोवा की 87.40 है, एक जैसे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। गोवा की कितनी है 87.40, देखो सबसे अधिक इसमें केरल की, उसके बाद त्रिपुरा की 87.75, फिर गोवा की है 87.40 और हिमाचल प्रदेश की है 83.78। तो ए का तो हो जाएगा 2, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 3, 2 1 4 3, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 1 4 3। आगे देखो, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें मत छोड़ना, मेरे साथ करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। देखो शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु दर आकलन करती है, और दूसरा इसमें शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है, बताओ कौन सा सही है इसमें। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है कि शिशु मृत्यु दर जन्म से जो 1 महीने के अंदर, नहीं 1 महीने नहीं, एक वर्ष से पहले के, यानी शिशु मृत्यु दर उसे कह सकते हो कि 1 वर्ष में वह बच्चों की संख्या जो 1000 पर, यानी जिन बच्चों की 1000 बच्चों के अंतर्गत मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं, और ये 1 वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला गलत हो जाता है इसमें, 1 वर्ष करना है, 1 महीना नहीं इसमें। और शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, 100 पर नहीं, 1000 पर 1 जीरो और लगा दो, 1000 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। देखो 1 वर्ष में अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है 1 वर्ष के अंतर्गत, तो उसमें से जितने बच्चों की मृत्यु होगी वही मृत्यु, इसकी मृत्यु दर कहलाती है शिशुओं की, ठीक है। तो इस वजह से ये दूसरा भी गलत हो जाता है। और देखा जाए तो जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, ये इसमें यानी सबसे अधिक मृत्यु दर इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। और इसके अलावा जैसे केरल है, केरल साक्षर जिला है अधिक, तो वहीं यानी पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ पर कम ही मृत्यु दर पाई जाएगी। तो इसका जवाब है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी। आगे देखो, एक ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वपक्षीय स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऊर्जा गतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रमिक खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती है। एक ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वपक्षीय स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है और ऊष्मा गतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रमिक खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती है। दूसरा है, इसमें उत्पादन स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ज्यों ज्यों अगली कड़ियों की ओर जाते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है तथा अगले स्तर पर 10% ऊर्जा ही उपलब्ध होती है। ऊर्जा का नियम पढ़ा होगा, लिंडेमान का जो नियम है उसके बारे में। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है, ऊर्जा सिद्धांत या ऊर्जा पिरामिड के बारे में? केवल एक दो या कोई सा नहीं, बताओ। देखो इन्हें करने से पहले आपको बता दूं कि जो पिरामिड हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। एक बनता है संख्या पिरामिड, एक बनता है बायोमास पिरामिड और तीसरा ऊर्जा पिरामिड। ये संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड तो उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं, और लेकिन ये जो ऊर्जा पिरामिड है ये सदैव सीधा बनता है, ठीक है, याद रखना।
देखो अब इसे करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि एक ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वपक्षीय स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है ऊष्मा गतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रमिक खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने इम्पोर्टेंट। तो इसका ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊर्जा पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वपक्षीय स्थिति को सबसे अच्छा दर्शाता है और ऊष्मा गतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर क्रमिक खाद्य स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा में क्रमशः कमी आती जाती है। ठीक है, एक स्तर से अगर दूसरे स्तर में ऊर्जा जाएगी तो उसमें कमी होती जाएगी, और कह सकते हो 10% की कमी। और देखो उत्पादन स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ज्यों ज्यों अगली कड़ियों में जाते चलते हैं ऊर्जा की मात्रा में कमी होती जाती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है, केवल 10% जाती है। तो ये भी ठीक है, दूसरा भी। तीसरा देखो, इसमें 2 ही हैं ना, 3 नहीं है, इसमें 2 ही हैं, तो ये दोनों ही ठीक हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। निम्न कथन जैविक भार पिरामिड के संबंध में विचार करें। एक ताला पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सबसे छोटे जीव होते हैं। एक ताला पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं सबसे छोटे जीव होते हैं तथा मांसाहारी सबसे बड़े होते हैं। और दूसरा है इसमें जैविक भार जीवों में क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती है। जैविक भार में क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाती है। और तीसरा इसमें एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों से लेकर ऊपरी मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर जैविक भार में क्रमशः कमी आती जाती है। एक खाद्य स्थल पारिस्थितिकी तंत्र अथवा वन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों से लेकर ऊपरी मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर जैविक भार में क्रमशः कमी आती जाती है। तो इसमें देखना है आपको कि किससे जैविक भार पिरामिड उल्टा हो जाता है। इन तीनों स्टेटमेंट में से देखना है कि जैविक भार में कौन सा पिरामिड है जो उल्टा हो जाता है। देखो जो पिरामिड है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, वो तो बनेगा ही नहीं। देखो देखते हैं, एक ताला पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सबसे छोटे जीव होते हैं तथा मांसाहारी सबसे बड़े। एक ताला पारिस्थितिकी तंत्र में, तो ये तो गलत है, इसमें तो उल्टा होगा नहीं। दूसरा इसमें जैविक भार जीवों में क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाती है। क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाती है। तो ये भी ठीक है, यही ठीक है। तो यही उल्टा हो जाता है ना, जैसे नीचे कम होगी तो ऊपर की तरफ चलोगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उल्टा बन जाएगा। जैसे ऐसे बन जाए, दिखा देता हूँ। जैसे ये समझ लो, ये जलीय जीव पर तो ये उल्टा ही हो गया ना, ऊपर भारी यानी उनके आकार में, यानी कह सकते हो खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाएगी, नीचे छोटे मिलेंगे, तो उसी हिसाब से। तो इसका यही ठीक है, ऑप्शन बी, केवल 2। आगे देखो, एक जीव भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है और जिसे मानव द्वारा खतरा है क्या कहलाता है? एक जीव भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है और जिसे मानव द्वारा खतरा है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बताना है आपको। तो देखो ये कहलाता है जीव संकटग्रस्त क्षेत्र। जीव संकटग्रस्त क्षेत्र किसको कहते हैं? उसको कहते हैं एक जीव भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है और जिसे मानव द्वारा खतरा है, यह कहलाता है जीव संकटग्रस्त क्षेत्र। आगे देखो, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोनगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना गया है? देखो जैविक डीजल का उत्पादन जेट्रोफा से किया जाता है, ये तो ठीक है। जेट्रोफा करकास, या ऑप्शन में इतना ही आ जाएगा जेट्रोफा, ये आता भी है, क्वेश्चन में देखा भी होगा एग्जाम में। इसके अलावा पेनगामिया पिनाटा को भी क्यों उत्तम माना है? पोनगामिया पिनाटा, इससे भी जैविक डीजल का उत्पादन होता है। तो इसमें देख लो क्यों माना है इसको उत्तम, कि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या पोनगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होते हैं, जिसमें लगभग आधा ओलिफिक अम्ल होता है। कौन सा कारण हो सकता है कि जेट्रोफा के मुकाबले पोनगामिया पिनाटा को उत्तम विकल्प माना जाता है?
तो देखो ये दोनों ही कारण यानी दोनों ही विकल्प हो सकते हैं इसके, कि भारत में एक तो ये शुष्क क्षेत्रों में पोनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और ये पोनगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होते हैं, और जिसमें लगभग आधा ओलिफिक अम्ल होता है। तो ये दोनों ही कारणों से जेट्रोफा के मुकाबले पोनगामिया पिनाटा को उत्तम माना जाता है जैविक डीजल उत्पादन के लिए। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। दूसरा इसमें टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष से टेक्सोल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही है इसमें बताओ। देखो टेक्सास रोग जो है ये रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध नहीं है, तो ये पहला तो गलत है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये सही है। और टेक्सास वृक्ष से टेक्सोल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है, विरुद्ध नहीं, पार्किंसन रोग, तो ये तो गलत है ना, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी सही है। सॉरी, अरे गलती, ये क्या कर दिया मैंने। देखो टेक्सास वृक्ष से टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, सही है बिल्कुल, और ये पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। मैंने समझा कि ऐसे समझ सकते हो कि उसका इलाज करोगे तो उसके विरुद्ध, इलाज के विरुद्ध नहीं, रोग के विरुद्ध, ठीक है। तो ये पार्किंसन रोग का इलाज करता है, और ये टेक्सास वृक्ष जो है टेक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है इससे। तो ये तीनों ही ठीक हैं, और ये पहला भी ठीक है। ये पहला भी देखो मैंने जल्दी में गलत लगा दिया, मैंने समझा, देखो बोला तो मैंने यही था, लेकिन माइंड में क्या समझ लिया मैंने कि टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध नहीं है, ये समझ लिया मैंने। इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन और पहले गलत किया था, तो जल्दबाजी में हो जाता है ये, इसे सही कर लेना आप, कि ये जो टेक्सास वृक्ष है ना ये रेड डाटा बुक की सूची में सम्मिलित है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में ऊर्जा फसलों के नाम सुझाए गए हैं, इनमें से किस एक खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में ऊर्जा फसलों के नाम सुझाए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। एथेनॉल के लिए जेट्रोफा, पोनगामिया, मक्का या सूरजमुखी। देखो ये जेट्रोफा, पोनगामिया ये तो बायोडीजल से संबंधित हैं, और ये मक्का की जाती है, एथेनॉल से संबंधित है। मक्का की जो खेती है एथेनॉल के लिए की जाती है। मेथेनॉल पेड़ों की लकड़ी से तथा एथेनॉल अनाज वाले अथवा शक्कर वाले पौधों से प्राप्त की जाती है। और कथन हो गया ये, मेथेनॉल पेड़ों की लकड़ी से तथा एथेनॉल अनाज वाले अथवा शक्कर वाले पौधों से प्राप्त की जाती है। और कारण है इसमें, यह पेट्रोल डीजल से कम ताप पर ज्वलनशील है, और इस प्रकार भारी भरकम रेडिएटर के साथ रेडिएटर के स्थान पर कारों में हल्के रेडिएटर काम कर सकते हैं। मेथेनॉल भी एक साफ तथा प्रदूषण रहित ईंधन है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है, बताना है आपको कौन सा सही है। दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है, एक सही है, दो सही हैं या सही हैं दोनों, और व्याख्या भी करता है या नहीं करता है। देखो करने की कोशिश करते हैं कि मेथेनॉल पेड़ों की लकड़ी से तथा एथेनॉल अनाज वाले अथवा शक्कर वाले पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो अनाज है मक्का, तो अभी बताया था मैंने, इसका जो एथेनॉल का जो उत्पादन किया जाता है वो मक्का से किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ये तो सही हो जाता है कथन तो बिल्कुल। और मेथेनॉल पेड़ों की लकड़ी से किया जाता है, और इसमें कारण देखो कि यह पेट्रोल डीजल से कम ताप पर ज्वलनशील है, और इस प्रकार यह भारी भरकम रेडिएटर के स्थान पर कारों में हल्के रेडिएटर काम कर सकते हैं। मेथेनॉल भी एक साफ तथा प्रदूषण रहित है, तो ये गलत हो जाता है दूसरा जो कारण है। तो केवल एक ही सही है इसमें, कथन ही सही है, ऑप्शन सी। पुनर्स्थापित न किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आणविक ईंधन आते हैं। पुनर्स्थापित न किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आणविक ईंधन आते हैं। और हाइड्रोजन वायु में ज्वलनशील है तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाती है। इससे ऊर्जा 150 किलो जूल प्रति ग्राम निकलती है। अपनी सर्वाधिक कैलोरी क्षमता के कारण हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन साबित हो सकती है। गैसोहॉल एथेनॉल एवं गैसोलीन अथवा पेट्रोलियम का मिश्रण होता है।
तो बताओ कौन सा सही है इसमें, सॉरी कौन सा असत्य कथन है, ये छांटना है इसमें। तो देखो आपको पढ़ने से ही महसूस हो रहा होगा कि ये तकरीबन सभी सही हैं। पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ये, तो ये पहला सही है बिल्कुल। जैसे सौर ऊर्जा, वायु जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय में आते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये सही है। और हाइड्रोजन वायु में ज्वलनशील है और इसकी जो है सर्वाधिक कैलोरी क्षमता होती है, याद रखना, और ये एक सबसे अच्छा ईंधन साबित होता है इसी वजह से, तो ये दूसरा भी सही है। और गैसेहोल, एथेनॉल एवं गैसोलीन अथवा पेट्रोलियम का मिश्रण होता है, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही सही हैं। और इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कोई भी गलत नहीं। जलाक्रांति, जलाक्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं में शामिल है। जलाक्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं में क्या शामिल है? जल भूमि की परत के नीचे इकट्ठा होने लगता है। जो जलाक्रांति है इसके फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं में क्या शामिल है? जल भूमि की परत के नीचे इकट्ठा होने लगता है तथा निचले जल स्तर से जा मिलता है। दूसरा, इसमें भूमि के छिद्र पूरी तरह भर जाते हैं तथा भूमि में वायु की कमी हो जाती है। तीसरा है, भूमि पर जल स्तर ऊपर आ जाता है एवं पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है। जल क्रांति के फलस्वरूप समस्याएं देख रहे हैं हम। और फसलें जलमग्न हो जाती हैं तथा फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। तो अब बताओ इसमें से कौन सा सही है जल क्रांति के फलस्वरूप होने वाली समस्याओं में? तो ये सभी सही हैं, क्योंकि जो जल क्रांति के फलस्वरूप समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें जल भूमि की परत के नीचे इकट्ठा होने लगता है तथा निचले जल तक पहुंच जाता है और भूमि के छिद्र पूरी तरह से बढ़ जाते हैं तथा भूमि में वायु, जब छिद्र बढ़ जाएंगे तो वायु की कमी तो ऑटोमेटिक ही हो ही जाएगी। तो दोनों ही सही हैं ये। पहले, भूमि का जल स्तर ऊपर आ जाता है एवं पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है, ये भी ठीक है। और फसलें जलमग्न हो जाती हैं तथा फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। तो दोनों, चारों ही सही हैं बिल्कुल, ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई। क्या विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी? और आपका जुलाई 2000 में नंदन कानन वन ओडिशा में 13 शेरों की मृत्यु का कारण टाइप 900 रोग रहा। और तीसरा है इसमें, यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण मित्र कहा जाता है, तो इसको तो पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है यूकेलिप्टस को, तो ये तो आसान है करना। और इसके पत्ते के रस से सर्दी की औषधि विक्स बनाई जाती है। याद रखना, यूकेलिप्टस को पर्यावरण आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश, उसको भी कहा जाता है जंगल की आग। जंगल की आग पलाश को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो चौथा है, इसमें भारत की सबसे बड़ी जीवनशाला कोलकाता में है। तो इसमें जो सही है वो पूछा है। देखो इसमें पहला है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में की गई थी, पहला बिल्कुल ठीक है। 2000 में, जुलाई 2000 में नंदन कानन वन ओडिशा में 13 शेरों की जो मृत्यु का कारण बना ट्राइब 900 रोग बना था, ये भी ठीक है। और चौथा है, भारत की सबसे बड़ी जीवनशाला जो है कोलकाता में स्थित है। तो ये 1, 2, 4, तीसरा गलत है, ये सही है। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक तापन के असर को इंगित करता है? वैश्विक तापन के असर को कौन इंगित करता है? क्या सागरीय ताप में उत्थान करता है, और मौसमी दशाओं में परिवर्तन, या वैश्विक तापमान यानी औसत में देखा जाए तो वैश्विक तापमान औसत में समृद्धि, और हिमानी क्षेत्रों में हिमनदों का सिकुड़ना, हिम का पिघलना एवं हिम शिलाखंडों का विखंडित होना, क्या इनमें से ये सभी आपको जो दशाएं होती हैं ये वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं? बताओ कौन सा सही हो सकता है इसमें से? तो देखो ये सभी दशाएं जो हैं आपके सामने दी हुई हैं, आपको बता दूं ये सभी वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। सागरीय ताप में वृद्धि हो जाए तो मौसमी दशाओं में परिवर्तन भी, और वैश्विक तापमान में समृद्धि हो जाए, और हिमानी क्षेत्रों में हिमनदों का सिकुड़ना, हिम का पिघलना एवं हिम शिलाखंडों का विखंडित होना, ये सभी यानी सूचक हैं उसके। अगर ये होने लगे तो समझ लेना कि वैश्विक तापन हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑप्शन डी सही है इसका। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ
क्लाइमेट चेंज 2 भी आ सकती है ऑप्शन में, अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ऑफ लगाना। तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, और जिसका गठन, इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में पूछा है कि इसका गठन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में किया गया था क्या? ऑप्शन बी है इसमें, जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में किया गया था क्या? देखो, कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। और जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये, ठीक है। और इसके अलावा रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी यूएनएफ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। तो यही सही है, इसका सही जवाब UNFCCC एक संधि है, और इसका गठन कब किया गया था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखो, सुमेलन करना है आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से, एक साइड में राज्य और दूसरी साइड में राज्य राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पढ़ा होगा आपने, उत्तराखंड में है राजा जी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में पड़ता है। असम में कौन सा है? काजीरंगा, मानस, डिब्रू साईखोवा, ये सभी पढ़े होंगे आपने। तो कहाँ है? असम में पढ़ते हैं ये। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकड़का भी पढ़े होंगे आपने। और कर्नाटक में बांदीपुर, बन्नीरघट्टा, नागरहोल, ये सभी कर्नाटक में पढ़ते हैं। तो देखो, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और कर्नाटक का 1। 2 4 3 1 देख लो, 2 4 3 1। तो ऑप्शन बी सही है इसका बिल्कुल। आगे देखो, संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? उपाध्यक्ष। इसी तरह से राज्यसभा में वो होता है सभापति, उसके बाद उपसभापति। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की संबंध में भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के संबंध में सत्य नहीं है? अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। तो देखो, ये संयुक्त बैठक जो की जाती है, आपको पता होगा, जैसे संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है, अगर दोनों सदनों में उसमें सहमति नहीं बनती है, धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके अगर संसद में दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ठीक है। तो याद रखना, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि या तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, बिल्कुल ठीक है। और संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। आगे देखो, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? किस एयरपोर्ट पर एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है और ये भारत की पहली है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। चेन्नई एयरपोर्ट चेन्नई में। कोची में कोची एयरपोर्ट। और मुंबई एयरपोर्ट मुंबई में। तो किस में की गई है बताओ? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो याद रखना, ये व्यवस्था की गई है कहाँ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, इसमें की गई है, और ये देश की पहली है एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे। एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे यानी इसे ECT भी कह सकते हो, और ये सर्विस है, इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। और ये बता दूं, इसकी जो मदद से एयरपोर्ट के परिचालन क्षमता में दक्षता क्षमता में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी इससे। और यह दोहरी लेन ECT जो सेवा है 2.1 किलोमीटर की है, और जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को जो कनेक्ट करेगी या जोड़ेगी, ठीक है, याद रखना। हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? INS कृपाण किसको दिया है भारत ने? तो याद रखना, इसका सही जवाब है वियतनाम को दिया है भारत ने। INS कृपाण जो है भारत को दिया है, उपहार में दिया है। और ये जो INS कृपाण है खुखरी श्रेणी का कार्वेट है। किसका? खुखरी श्रेणी का।
और वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई यानी आसियान कंट्री है और इसकी राजधानी है हनोई। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बताओ कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये तो सिंपल है, ये तो बताओगे आप। तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था ये, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। आगे देखो, अब ये आगे मैथ के क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लेना ना आप, देख लो मैं दिखा रहा हूँ सभी को, और करने की कोशिश करना कितने सही होते हैं आपसे। ये देखो शॉट लेते रहना, और फिर आगे फिर और प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा मैं। अच्छे क्वेश्चन लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, उन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए। और देखो ये सभी क्वेश्चन है, इन्हें देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस तरह से ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।